Hello everyone, let's move on to the second part of our chapter 8, measurement of time and motion. As human civilization advanced and as people began to travel long distances, the measurement of time became very critical. जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया और लोग लंबी यात्रा करने लगे तो टाइम का मेजरमेंट जरूरी हो गया. This led to development of increasingly better mechanical devices for measurement of time. अब जो है इससे क्या हुआ, लोगों को जरूरत महसूस हुई कि ज्यादा अच्छी डिवाइसेस बनाई जाए टाइम के मेजरमेंट के लिए. ड्राइवन बाय वेट्स, गियर्स एंड स्प्रिंग्स फ्रॉम द 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, जिससे कि उसमें क्या क्या चीजें यूज की जाती थी. किसी में गियर्स यूज किए जाते थे, किसी में स्प्रिंग, किसी में कुछ वजन लटका दिया जाता था. तो इस तरीके से टाइम को मेजर किया जाने लगा 14th सेंचुरी में के बाद से. However, the invention of pendulum clock in 17th century marked a major breakthrough in mechanical time keeping. लेकिन जो पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार था जो कि 17th सेंचुरी में हुआ, वो एक बहुत ही अहम वो था ब्रेक थ्रू. ठीक है. नो अ साइंटिस्ट. The pendulum clock was invented in 1656 and patented in 1657 by Christian Huygens. He was inspired by investigations of pendulums by Galileo Galilei. तो जो पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार था वो 1656 में किया गया. साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन, इनके द्वारा किया गया और ये इंस्पायर्ड थे गैलीलियो से, जो कि एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया. तो वो गैलीलियो से इंस्पायर्ड थे. तो गैलीलियो ने क्या देखा, एक बार चर्च में बैठे हुए गैलीलियो's attention was drawn to a lamp suspended from the ceiling. गैलीलियो का ध्यान गया सीलिंग पे लटके हुए, छत में लटके हुए एक लैंप पे, which was swinging back and forth, जो कि आगे पीछे मूव कर रहा था. Using his pulse to measure time, Galileo found that the lamp took the same time for each swing. उन्होंने अपनी पल्स का जो नसों का वो होता है, कलाई में जो पल्स चेक करते हैं, तो उन्होंने अपनी पल्स चेक करी और जो वो लैंप झूल रहा था उसको चेक किया. तो उन्होंने देखा कि एक बार जो वो स्विंग करता था ना, एक बार झूल के वापस आता था, तो वो उतना ही टाइम था जितने में उनकी एक पल्स चलती थी. After experimenting with different pendulums, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for the pendulum of a given length. तो गैलीलियो ने कई सारे पेंडुलम्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किए. उसके बाद उनको पता लगा, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो टाइम कोई पेंडुलम लेता है ऑसिलेशन करने में, यानी एक जगह जाके दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस उसी जगह आने में जो वो टाइम लेता है, वो हर एक पेंडुलम का फिक्स होता है, जो कि उसकी लेंथ पर निर्भर करता है. जितना लंबा पेंडुलम होगा वो उतना ही टाइम लेगा. ठीक है. तो हर एक पेंडुलम का टाइम फिक्स रहता है. जितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन करेगा उतनी टाइम में वो दूसरा भी ऑसिलेशन करेगा. A simple pendulum. A simple pendulum consists of a small mechanical ball called the bob of the pendulum suspended from a rigid support by a long thread as shown in figure 8.7a. अब जो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक बॉल होती है जिसको कि हम बॉब कहते हैं, वो एक लंबे सपोर्ट के ऊपर लटकी रहती है धागे के सहायता से. Why we did an activity in chapter measurement of length and motion in grade 6, we were observed the oscillatory motion of an eraser hung with a thread. Is the pendulum similar to that? तो 6th क्लास में जो आपने पढ़ा था एक सिंपल पेंडुलम बनाने का इरेजर के जरिए, तो क्या वो पेंडुलम ऐसे ही होता है? द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मीन पोजीशन. जब पेंडुलम बिल्कुल बीचों बीच होता है तो वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है. When the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released, it starts oscillatory motion. Its motion is periodic in nature because it repeats its path after a fixed interval of time. पहले तो वो एक स्टिल पोजीशन में रहता है, वो मूव नहीं करता. फिर उसके बाद जैसे ही हम पेंडुलम को किसी भी साइड एक तरफ करके छोड़ देंगे तो वो ऑसिलेटरी मोशन करने लग जाएगा. और इसका मोशन जो होता है पीरियोडिक होता है, मतलब हर थोड़े टाइम के बाद वो उसी जगह पे आता है जहां से चलना शुरू किया था. ठीक है. जहां से चलना शुरू किया था उसी जगह पे वो बार बार आता रहता है पेंडुलम. तो उसका जो मोशन है वो पीरियोडिक होता है क्योंकि वो बार बार अपने पाथ को, अपने रास्ते को, उसी रास्ते को तय करता है. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to extreme position A, changes direction and moves to another extreme position B, changes direction and come back to O. Figure 8.7b. तो पेंडुलम का एक ऑसिलेशन क्या होगा कि अगर वो बीच से, जहां से उसका मीन पोजीशन है, बीच वाली पोजीशन O, ठीक है, वहां से चलना शुरू करे और दूसरी साइड A तक जाए. ठीक है. और फिर A से दूसरी साइड B तक जाए.
इस तरीके से, और यहाँ से आके वापस अपनी मीन पोजीशन में आ जाए ओ पे, तो ये इसका एक ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमने पेंडुलम को खींच दिया ए पे, ठीक है, ए से गया बी और बी से वापस ए पे आया, तो ये भी एक ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ए से शुरुआत करके, जैसे ओ से शुरुआत करके ए पे, फिर ए से बी से वापस ओ पे आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक ऑसिलेशन। और इसका जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, कि कितने टाइम में इसने एक ऑसिलेशन पूरा किया है। लेट अस नाउ सेट अप अ पेंडुलम एंड मेजर इट्स टाइम पीरियड। Select a piece of string around 150 centimeter long, a heavy metal ball with hook, a stone, a stopwatch and a ruler. चीजें इकट्ठी करनी है हमें पेंडुलम बनाने के लिए। Tie the bob at one end of string, fix the other end of string to a rigid support, wait for bob to come to rest, your pendulum is now ready. तो बस एक कोई सा सपोर्ट लेना, उसके ऊपर आपको एक रस्सी की सहायता से एक लोहे की बॉल लटका देनी है। Gently hold the bob, move it slightly to one side and release it. Take care not to push the bob while releasing it and that the string is taut. Is your pendulum now oscillating? आपको क्या करना है कि पेंडुलम को पकड़ना है और एक तरफ ले जाके उसको छोड़ देना है। छोड़ते टाइम आपको बिल्कुल भी दूसरी साइड जाने के लिए उसको धक्का नहीं देना, बस नॉर्मली छोड़ देना है। और जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें लचक नहीं होनी चाहिए। Using a watch, measure the time it takes for the pendulum to complete 10 oscillations. अब आपको घड़ी का इस्तेमाल करना है, स्टॉप वॉच ले लें और उसमें देखें कि 10 ऑसिलेशन पूरा करने में उसने कितना टाइम लिया है। रिपीट दिस एक्टिविटी 3-4 times, divide the time taken for 10 oscillation by 10 to calculate the time period of your pendulum. Note it down in table 8.1. अब आपने जो 10 ऑसिलेशंस का वो लिया है टाइम, उसको 10 से डिवाइड कर दें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक ऑसिलेशन में उस पेंडुलम को कितना टाइम लगा है। Is the time period of your pendulum almost the same every time? What do you conclude from this observation? The time period of pendulum is almost the same every day, every time. जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो हर बार सेम ही होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, यू डिड एन एक्सपेरिमेंट, हिस्टोरिकल experiment which was first done by Galileo, except you used a watch to measure time in place of your pulse beat. Suppose you were Galileo experimenting with pendulums. What all would you investigate? What questions could you ask? Would all pendulums have the same time period? How would you test this? Repeat activity 8.2 using the same bob but with pendulums of 2-3 different lengths. Does the time period change? If so, how does the length affect it? If changing the length influences the time period, does the bob's mass also matter? Test this by repeating activity with a fixed pendulum length but with bob of different mass. Do you observe any change? अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक साइंटिस्ट के जैसे सोचना है। आपने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया पेंडुलम का, ठीक है, अब आपको वही बॉब लेना है, लेकिन उसके जो धागे की लंबाई है वो चेंज कर देनी है। ठीक है, 2-3 अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग्स पे आपको उस बॉब को लटकाना है और अब टाइम को मेजर करना है और देखना है कि क्या फर्क पड़ता है लेंथ का, पेंडुलम की लेंथ का उसके टाइम पीरियड पे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, बॉब भी अलग अलग तरीके के ले सकते हैं। बॉब का वजन जैसे उस बॉब से भारी भी ले सकते हैं, उस बॉब से हल्की बॉब ले सकते हैं, यानी 2-3 तरीके की ऐसी बॉब ले लें जो कि अलग अलग वेट की हो और उससे हम एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि उसमें टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, नॉट ऑन बॉब्स मास। ऑल पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट ए गिवन लोकेशन। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, बॉब के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे हम कितनी भारी बॉल ले लें, कितनी भी हल्की बॉल ले लें, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। टाइम पीरियड पे किस चीज का फर्क पड़ेगा, उस स्ट्रिंग का जो हमने लटकाई है वो स्ट्रिंग कितनी लंबी है उससे फर्क पड़ता है। अगर कई सारे पेंडुलम होंगे और सबकी लेंथ सेम होगी तो सबका टाइम पीरियड भी सेम होगा। The time period of a simple pendulum of a given length is constant at a place. This property is used in measurement of time. All clocks, old and modern, are based on some process repeating continuously, which can be used to mark equal intervals of time. Modern clocks measure time using the same basic principle, periodically repeating process, but use tiny and very rapid vibrations either from quartz crystal or from some specific atoms, while Huygens' early pendulum
Clocks could gain or lose 10 seconds each day. Today's atomic clocks are so precise that they lose only 1 second in millions of years. Scientists are constantly searching for even better ways to measure time with greater accuracy. तो आज के जमाने की जो क्लॉक्स हैं उसके अंदर भी वही बेसिक प्रिंसिपल है, पीरियोडिकली रिपीटिंग प्रोसेस, यानी एक टाइम के बाद किसी प्रोसेस का रिपीट होना, बार बार उसी टाइम रिपीट होना। लेकिन उसमें पेंडुलम की जगह अलग दूसरी चीजें यूज होती हैं। कुछ बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिनको कहते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जो कि बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एटम्स यूज होते हैं एटॉमिक क्लॉक्स में। ठीक है, तो ह्यूजेंस ने जो पेंडुलम क्लॉक बनाई थी तो वो क्या करती थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती थी, उसमें 10 सेकंड का फर्क हर दिन हो जाता था, 10 सेकंड ज्यादा या 10 सेकंड कम हो जाते थे टाइम में। लेकिन जो आज के एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो इतनी प्रिसाइज हैं, इतनी एक्यूरेट हैं कि कई मिलियंस ईयर्स में भी उसमें खाली 1 सेकंड का फर्क आता है। या तो 1 सेकंड बढ़ा के बता देगी वो क्लॉक, या 1 सेकंड कम करके बता देगी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। और आज साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा एक्यूरेट क्लॉक बना सके। अब SI यूनिट ऑफ टाइम, SI यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड, इट्स सिंबल इज S। जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है टाइम की वो क्या है, सेकंड, और इसका सिंबल होता है S। द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर, और इससे बड़ी यूनिट्स कौन सी है, मिनट और आवर। अच्छा, यूनिट ऑफ टाइम सच एज सेकंड, minute and hour begin with a lower case letter except at the beginning of a sentence. Their symbols S, min and H are also written in lower case letter and in singular. जब इसको लिखते हैं जब हम, तो ये हमेशा लोअर केस लेटर में लिखा जाता है, सिवाय कि सिर्फ सेंटेंस की शुरुआत में, जब हम इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और ये हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। ठीक है, कभी हम सेकंड्स नहीं लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं। Note that a full stop is not written after the symbol except at the end of a sentence. ना ही हम इसके बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं, जब भी हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, सिर्फ जब सेंटेंस खत्म होता है जब हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। While writing the time, always leave a space between the number and the unit. Also note that the writing second for seconds and hours for hour is incorrect. तो जब भी हम लिखेंगे तो नंबर और उसकी यूनिट लिखने के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और सेकंड को SEC करके नहीं लिख सकते, ना ही आवर्स को HRS करके लिख सकते हैं, लिखने का तरीका गलत है। Fascinating fact, the hole in ball of Ghatika Yantra was made in such a manner that it took 24 minutes to fill and sink. The time unit measured by this clock was called Ghatika or Ghati. It became the standard unit of time measurement and continued until the end of 19th century. A 24-hour long day was thus divided into 60 equal घाटीज। जो घटी का यंत्र हमने पीछे पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, उसमें बीच में एक छेद होता है और वो उसमें धीरे धीरे पानी भरता रहता है और वो डूब जाता है, तो उसको एक बार डूबने में 24 मिनट लगते हैं। तो वो जो टाइम होता है 24 मिनट का, उसको हम कहते हैं घाटी। और ये जो है 19th सेंचुरी तक ये तरीका चलता था समय को नापने का। उसके बाद 24 घंटे का वो आ गया कि एक दिन 24 घंटे का होता है, तो फिर ये समझ में आया हमें कि इसका मतलब कि जो एक दिन है वो 60 घाटीज का बना होता है, मतलब एक दिन में 60 बार वो घटी के यंत्र डूब सकता है। Look at the wall clock shown in figure. What is the smallest interval of time you can measure with it? 1 second is the smallest interval of time that we can measure using this clock. तो इस घड़ी को यूज करके हम 1 सेकंड का टाइम माप सकते हैं। In today's world, measuring tiny fractions of second is very important. For example, in sport, timekeeping device can record events down to 100 or even 1000th of a second to determine the winner in a race. आज के टाइम में बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट जरूरी हो गया है किसी भी टाइम का, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम देखते हैं जब रेस होती है तो सेकंड का जो 100वां हिस्सा होता है उससे भी फर्क पड़ जाता है जीतने वाले के ऊपर, और 1000वें हिस्से का भी मेजरमेंट रखा जाता है। इन मेडिसिन, हार्ट मॉनिटर्स लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन्स मेजर द मिलीसेकंड वेरिएशन इन हार्ट बीट टू डिटेक्ट हेल्थ इश्यूज। और जब ECG करवाने जाते हैं तो ECG में जो है उसमें मिली सेकेंड्स का भी फर्क अगर हो जाए दिल की धड़कन में, तो उससे भी हार्ट का जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है इसका पता लगा सकते हैं। इन म्यूजिक, डिजिटल रिकॉर्डिंग कैप्चर साउंड 1000 of time per second for smooth playback. Many devices use even shorter intervals. Smartphones and computer process signals in microseconds. बहुत सारे डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर वो क्या करते हैं, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर भी सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो एकदम से कंप्यूटर उसको करने लग जाता है, अलाउिंग देम टू ऑपरेट वेरी फास्ट। इसकी वजह से इनका जो ऑपरेशन होता है वो फास्ट हो जाता है।
Scientists continue to develop even more precise time measurement tools for space exploration, medicine, and advanced science experiments. The faster and more accurate our clocks become, the more they will help society in ways we may not even notice. जितनी ज़्यादा अच्छी, जितनी ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट क्लॉक्स बनेंगी, उतनी ज़्यादा वो सोसाइटी को बेनिफिट करेंगी. For races covering the same distance, we can tell who was faster by measuring time, but how can we tell that when comparing races for different distances? अच्छा, अलग अलग अगर डिस्टेंस हो तो फिर हम कैसे तय करें कि कौन जीता. Slow or fast? What do you mean when you say something is moving fast or slow? Suppose you are watching a 100-meter race on a straight track. All the players begin from the starting line together, but after some time they are not running together. How do you decide who is running faster among them? जब हम रेस देखते हैं तो रेस एक गोले के जो रेसिंग ट्रैक होता है वो गोल होता है. शुरुआत जो होती है तो वहां पे सब जितने प्लेयर्स होते हैं वो एक लाइन बना के खड़े होते हैं बिल्कुल सीधे. लेकिन जब वो भागना शुरू करते हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं, उनके ट्रैक आगे पीछे होते हैं. ठीक है, तो कैसे तय करेंगे कौन तेज दौड़ रहा है? Someone who is ahead of others at some distance of time is running faster than them. Hence, someone who has covered more distance within the same time is running faster. जो इंसान सबसे आगे है भागने में, तो इसका मतलब ये है कि वो और सबसे तेजी से भागा है, तो इसलिए कुछ टाइम के बाद जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब वही सबसे ज्यादा तेज भाग रहा है. The distance moved by object in a given interval of time decided which one is faster or slower. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज जो चल रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी नियत समय में, उससे पता चलता है कि वो कितनी तेज है या कितनी स्लो है. You often say that faster runner has a higher speed. You are probably familiar with word speed. जो तेज भागने वाला होता है रनर, उसकी स्पीड ज्यादा होती है. तो आप इस शब्द से वाकिफ होंगे जो स्पीड नाम का शब्द है. ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.